स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट वाइज बात हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे और कोई ऐसी बातें नहीं हो रही होंगी जो जो टाइम वेस्टिंग हो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स थोड़ा लेट हम लोग का स्टार्ट हुआ है कुछ टेक्निकल इश्यूज बुक्स और नोट्स के कारण। तो आप लोग को अगर नोट्स चाहिए होगा तो वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को नोट्स ऑफलाइन मोड में चाहिए तो आपको कुरियर हो जाएगा आपके घर तक, जिसकी फ़ीस है 150 रुपीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग आज कवर कर रहे होंगे वो है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेमिंग कैसे बना, कौन कौन बनाया और किसका किसका योगदान रहा। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल स्टेट्स, मेन फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल स्टेट्स, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस देश से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लेके हम लोग का यहाँ उसका फ्रेमिंग किया गया है, यानी अच्छे से उसका ब्यूटिफिकेशन करके हम लोग उस चीज़ को पालन करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग पहले फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आइडिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आइडिया जो था वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ये कौन थे? पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसका आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे कोई बकवास चीज़ें नहीं हो रही होंगी, तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, और जिसको नोट्स चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लेगा। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था ये फ्रेम्ड कब किया गया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड किया गया था, फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको फ्रेम किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से सन में किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किया गया था आपका दिसंबर 1946 में। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिएगा, ठीक है। कब किया गया था इसको फ्रेम, तो दिसंबर 1946 में। अब बात करते हैं तो कैबिनेट प्लान, ठीक है, चेयरमैनशिप ऑफ, तो इसका चेयरमैनशिप कौन कर रहा था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, चेयरमैन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, चेयरमैनशिप ऑफ, तो कौन कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने इस अध्यक्षता की थी इसकी। और कौन था? तो इनके डिसमिस के बाद, ठीक है, इनके चेयरमैनशिप के अंडर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम हो रहा था, लेकिन इनके अचानक से निधन होने के बाद किसको पावर दी गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पावर दी गई। फिर ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किसके अंडर में बना, तो राजेंद्र प्रसाद के अंडर में बना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में जाके लिख सकते हैं। उसके ऊपर तुरंत वीडियो आएगी आधे घंटे के अंदर। तो मेरी टीम पूरी लगी हुई है, ठीक है, तो आप लोग उनको बोल सकते हैं और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मेल भी दिया हुआ है, तो मेल के तरफ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। 1-on-1 क्लास करनी है तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके कुछ कॉस्ट हैं जो कि 100 रुपीज़ है। तब बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड किया गया प्रेसिडेंट के तौर पे, ठीक है। अब बी.एन. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो जो बी.एन. राव थे उनको क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजेंद्र प्रसाद के समय किसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। सो बी.एन. रॉय अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एडवाइस करे, क्या चीज़ कहाँ से हो कहाँ से ना हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसकी टोटल मेंबरशिप कितनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उस वक्त। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल मेंबरशिप थी, असेंबली टोटल मेंबरशिप, अगर आपको पता हो तो आप भी बता सकते हैं, नहीं तो वो थी 389, ठीक।
अब बात करते हैं तो 93 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट, और जो सिर्फ 389 में, ठीक है, आउट ऑफ 389, ठीक है, हमारे पास कितने थे, हमारे कितने थे, 93 वर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। उस वक्त जब ये सब फ्रेमिंग हो रही थी, उस वक्त हमारे सिर्फ 93 रिप्रेजेंटेटिव भारतीय थे, ठीक है। तो अदर कौन था, तो अदर थे ब्रिटिश, एंड अदर वर ब्रिटिश। तो जो अन्य थे 93 छोड़ के, ठीक है, वो थे ब्रिटिश, जो हम लोग यहाँ पे आए थे शासन करने, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जो चेयरमैन कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, ये सब पूरा लिखा कौन था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो काफ़ी लोग इस पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, कुछ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोग आंख बंद करके लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दो चेयरमैन थे, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग का मतलब पूरा लिखना। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हर चीज़ का आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थोड़ी हो सकते हैं। इन्होंने सिर्फ ड्राफ्टिंग की थी। तो जहाँ तक मैंने अभी बताया, तो उस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा, इन्होंने सिर्फ ड्राफ्टिंग की थी, हर चीज़ का आंसर सिर्फ यही नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था वो कब हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड वो आप लोग बता सकते हैं, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा, ठीक है। 8 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है, 8 नवंबर 1949 को हुआ था। अगर यहाँ पे भी अगर कुछ बी आर अम्बेडकर लिखा रहेगा तो लोग सेफ लगा देंगे आंख बंद करके बी आर अम्बेडकर को ही। तो इसलिए हर एक चीज़ को समझना जरूरी है, ठीक है, हर एक चीज़ को समझना आपका ज़रूरी है। अब बात करते हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था तो उस समय आर्टिकल्स कितने थे, जो दो आर्टिकल्स थे वो 395 थे, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आऊँगा शाम को, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग को डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो हर चीज़ फैसिलिटी सब कुछ फ्री में है, सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना है, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। और प्रेजेंटली कितने हैं, तो प्रेजेंटली कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, प्रेजेंटली 444 आर्टिकल्स are there in Indian Constitution, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ के बारे में भी आप लोग को ध्यान देना है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने 2 साल 11 मंथ 18 डे पूरा लिया था भीमराव अम्बेडकर ने पूरा लिखने के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये भी पूछ सकता है, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन जान लीजिए काम ही आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years 11 month and 18 days to complete or drafting the constitution.
ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्लास सुबह और दोपहर को चल रही होगी सिर्फ, तो हम लोग जल्दी जल्दी उस चीज़ को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। ये भी काफ़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि लोग बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बनाया गया था, तो उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया था। भाई कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही चल रहा था, लिखाई पढ़ाई और उसका ड्राफ्टिंग सुंदरीकरण सब कुछ पहले से चल रहा था। वो तो 26 जनवरी को पूरा अच्छी तरीके से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और कम इनटू फोर्स, जो अभी मैंने बात की 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग जो कि 26 जनवरी 1950 को एक और डे मनाया जाता है, जो कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन आया था, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक, अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलेड टिल 26 जनवरी बिकॉज, तो 26 जनवरी डिलेड टिल 26 जनवरी 1929। क्यों, वाई, तो इसका आंसर है क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। ठीक है, क्या मांग कर दी थी? पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी इन लाहौर सेशन। ठीक, पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन। ठीक है, तो जो लाहौर सेशन में था, तो अंदर किनके अंडर ये सब कहानी घटी, किसके अंडर में कहानी घटी? तो कहानी किसके अंडर में घटी थी? जवाहरलाल नेहरू के अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये और ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं हम लोग का नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था। इसी इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नेशनल फ्लैग भी बना हुआ है। तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, हमारे तिरंगे को? सो नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन कब अडॉप्ट किया गया था? तो अडॉप्टेड ऑन जुलाई 22 on July 2022 1947। और इसको डिज़ाइन कौन किया गया था? तो नेशनल फ्लैग वाज डिजाइंड बाय, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन नहीं जान रहे होंगे। नेशनल फ्लैग वाज डिजाइंड बाय, तो काफ़ी बिना स्किप किए लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा, स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कवर कर रखा हूँ मैं। वॉज इन्वेंटेड और डिजाइंड बाय पिंगली वेंकिया। ठीक है, तो इन्होंने ही डिज़ाइन किया गया था और अडॉप्टेड हुआ था 22 जुलाई 1947 को। होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रीएम्बल की। ठीक है, प्रीएम्बल की बात करते हैं। तो
जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। और द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वॉज बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो दो आइडिया ये प्रीएम्बल का था, कहाँ से आया था, यूएसए से। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल adopted from यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया था, तो वो चीज़ भी आप लोग को समझना होगा, ठीक है। बिना स्किप किए ही देखिएगा, तभी आप लोग का भला हो सकता है, अन्यथा कोई भला नहीं होगा। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड एडेड बाय द, जो हर एक भारत में हर एक नेता के द्वारा भाषण में बताया जाता है, ठीक है। भारत में हर एक नेता जी के भाषण में होता है एक शब्द। वो शब्द क्या है, तो वो शब्द है सेकुलर, ठीक है, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। जो लोग भाषण और न्यूज़ देखते होंगे वो इसको और इसको अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। तो ये किसके तहत बना, बाय द 42 अमेंडमेंट, ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ये ऐसे ही नहीं लिया जाता है, हवा में नहीं लिया जाता है, तो ये बना है तभी लिया जाता है। तो ये कब बनाया, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 में इसको लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रीएम्बल स्टेट्स के बारे में। तो ये आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसको नोट्स ले लीजिएगा। ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ें, ये आता नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ। गो टू डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड आउट द नोट्स। तो वहाँ पे आप लोगों को नोट्स के आगे एक लिंक दी गई है, ठीक। लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट कीजिए और चालू हो जाइए पढ़ना। अब हम लोग बात करते हैं मेन फीचर्स की, ठीक है। तो इसका जो मेन फीचर था वो क्या था, तो पहला था बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन तब से पढ़ रहे थे। बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा लिखा गया है किसके द्वारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसको ड्राफ्टिंग की गई है, which is drafted by Dr. B.R. अम्बेडकर, ठीक है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी and flexibility. Fourth point is federal system with the unitary bias. Federal system with the unitary bias. तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर कुछ भी किसी के साथ होता है तो पहले यही चिल्लाता है, मेरा फंडामेंटल राइट ये है, मेरा फंडामेंटल राइट्स वो है। तो फंडामेंटल राइट्स आने वाले पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक, उसके बाद कौन है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। तो ये था हमारे मेन फीचर्स के बारे में। अब हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं किसके बारे में, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये किस किस देश से बना है, मेनली वही है। ठीक है, एक साइड में कंट्री लिखूंगा, एक साइड में लिखूंगा क्या, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है। ठीक है, तो कंट्री इधर, आप भी ऐसे नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स ऐसे ही बना सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन इधर बीच में लाइन खींच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो पहला जो कंट्री है वो हमारा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से क्या क्या है, तो यहाँ से नॉमिनल हेड, ठीक, नॉमिनल हेड यानी प्रेसिडेंट। फिर दूसरा क्या है यहाँ से, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर। ठीक, तीसरा क्या है यहाँ पे, पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और जो आखिरी है वो क्या है हमारा, स्पीकर इन लोकसभा, स्पीकर इन लोकसभा। तो ये सब कहाँ से आया है, तो ये सब पूरा यूएसए से आया है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो हमारा क्या है, दूसरा है हमारा यूएसए सेम, सॉरी वो यूके का था, जो हम लोग अभी पीछे देखे हैं वो यूके का था, अब हम लोग यूएसए का देख रहे हैं। ठीक है, तो यूएसए का क्या क्या आया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि मैं फिर से बता देता हूँ, ड्राफ्टिंग बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। सेकेंड वन इज वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड वन इज फंडामेंटल राइट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अब हमारे भारत में, और कहीं हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे भारत में हर एक तीसरे दिन यही वर्ड सुनाई देता है, हमारा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास आजकल मंदिर मस्जिद और वो सब केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही सुनाई दे रहे होंगे। और जो आखिरी पॉइंट है वो है प्रोविज़न ऑफ स्टेट्स। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में, यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमें सिर्फ एक चीज़ मिली, वो है हमारा 5 साल का प्लान। हालांकि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो 5 साल के लिए आती है, तो ये हमारा यूएसएसआर ने दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें क्या दिया, कॉन्करेंट लिस्ट, सेकेंड वन इज लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है, एंड लास्ट वन प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड,
काफ़ी अच्छी चीज़ दिया। ये बिजनेस वाला पहले ही से लग रहा है, प्रोविजन ऑफ ट्रेड। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, जापान ने हमें क्या दिया। तो जापान ने हमें दिया लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, ठीक है, लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, जर्मनी की। तो जर्मनी ने हमें क्या दिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हालांकि इसको जल्दी क्यों यूज नहीं करता है, लेकिन हमारा अधिकार बताने के लिए जल्दी से फंडामेंटल राइट हर जगह यूज कर देते हैं। ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। उसके बाद अब कौन आएगा, जर्मनी के बाद हमारा कनाडा, ठीक है। तो कनाडा ने हमें क्या दिया, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक। और लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पावर टू द सेंटर, सॉरी, सेंटर एंड स्टेट के बीच, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट करके चलें तो एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन सकता है। अब बात करते हैं हम लोग आयरलैंड की, फाइनल एंड लास्ट टॉपिक इज आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमें क्या मिला, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टरी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टरी प्रिंसिपल, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले समय में सब कुछ नोटिफिकेशन के तौर पे मिलता रहे। और अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स के आगे एक लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग अपना क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक गूगल फॉर्म भी दिया गया है, अगर जिसको नोट्स सभी सब्जेक्ट के ऑफलाइन चाहिए, जो कि जिसकी प्राइस 150 रुपये है, तो वो भी दे सकता है, ले सकते हैं, ठीक है। उसको फॉर्म को भर सकता है और हम लोग की तरफ से उसको प्रोवाइड जल्द से जल्द विद इन वीक करा दिया जाएगा। थैंक यू गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में आशा करता हूँ कि मिलते हैं हम लोग आपसे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छी टॉपिक, और जल्दी से जल्दी कवर जो टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसके बारे में हम लोग जान रहे होंगे। पॉलिटिक्स पार्ट 2 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ सबकी क्लास चल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको उसका सब कुछ लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।